नमस्कार दोस्तों। सोचिए, एक ऐसी पहेली के बारे में जिसे सुलझाने में न जाने कितने साल लग गए और जिसका जवाब जब मिला तो उसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हम उसी पेचीदा पहेली को सुलझाने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे वैज्ञानिकों ने उस राज से पर्दा उठाया जो असल में हमारी विरासत की जड़ है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है महान वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल के काम से। देखिए, उन्होंने ये तो पता लगा लिया था कि माता पिता के गुण बच्चों तक पहुंचते कैसे हैं, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए थे। एक ऐसी गुत्थी जिसका जवाब उस वक्त किसी के पास नहीं था। और उस सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर मेंडल के ये रहस्यमयी फैक्टर्स या कारक असल में थे क्या। मतलब वो कौन सी असली चीज थी जो इन गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेकर जा रही थी। बस यही वो राज था जिसे सुलझाने में दुनिया के बड़े बड़े दिमाग लगे हुए थे। आप समझिए, मेंडल ने कहा कि कुछ फैक्टर्स हैं जो विरासत को कंट्रोल करते हैं, पर ये तो बस एक थ्योरी थी, है ना। किसी को नहीं पता था कि सेल के अंदर ये चीज असल में है क्या या दिखती कैसी है। ये विज्ञान के लिए एक तरह का ब्लैक बॉक्स था। और फिर टेक्नोलॉजी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। अब हमारे पास बेहतर माइक्रोस्कोप्स थे जिनसे वैज्ञानिकों को सेल के अंदर झांकने का मौका मिला। और जानते हैं उन्होंने वहां क्या देखा? कुछ धागे जैसी चीजें जो एक बहुत ही अजीब, एक तय तरीके से जैसे कोई डांस कर रही हो वैसे हरकत कर रही थी। तो ये जो दौर था ना, ये खोजों का एक तूफान था, समझिए। 1875 तक साइंटिस्ट ने माइटोसिस यानी सेल डिवीजन का सामान्य प्रक्रिया समझ लिया। 1890 के आते आते उन्होंने मियोसिस को भी समझ लिया। ये वो खास प्रक्रिया है जिससे प्रजनन कोशिकाएं बनती हैं। फिर 1900 में मेंडल का वो काम जो लोग भूल चुके थे वो फिर से सामने आया। अब सोचिए, पहेली के सारे टुकड़े टेबल पर थे और सिर्फ 2 साल बाद इन टुकड़ों को जोड़कर एक बिल्कुल नई क्रांतिकारी सोच ने जन्म लिया। साइंटिस्ट ने ध्यान दिया कि मियोसिस के दौरान ये क्रोमोसोम एक कमाल का डांस करते हैं। पहले वो जोड़ों में आते हैं, फिर अलग हो जाते हैं और फिर बिल्कुल आज़ाद होकर बढ़ जाते हैं। कुछ याद आया आपको ये सुनकर? अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेंडल ने अपने उन काल्पनिक फैक्टर्स के बारे में बताया था, हूबहू। और बस यहीं पर वो यूरेका मोमेंट आया। सोचिए, दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने 2 बिल्कुल अलग चीजों को जोड़ा। एक तरफ मेंडल के वो आदर्श कारक और दूसरी तरफ क्रोमोसोम का असली व्यवहार, और उन्हें इनके बीच एक हैरान करने वाला कनेक्शन दिखा। ये साल था 1902। अमेरिका में वॉल्टर सटन और जर्मनी में थियोडोर बोवेरी, इन दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल अनजान एक ही नतीजे पर पहुंचे। कमाल की बात है ना। सटन टिड्डों पर काम कर रहे थे और बोवेरी समुद्री अर्चिन पर, लेकिन दोनों ने एक ही चीज देखी, एक ही पैटर्न। वॉल्टर सटन ने तो इसे बिल्कुल साफ साफ दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने कहा, क्रोमोसोम ही मेंडल के वंशानुक्रम के नियमों का भौतिक आधार हो सकते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला दावा था, एक ऐसी सोच जो जेनेटिक्स की पूरी दिशा ही बदलने वाली थी। जरा इस समानता को देखिए, ये तो कमाल ही था। मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स जोड़ों में होते हैं। अरे, क्रोमोसोम भी तो जोड़ों में होते हैं। मेंडल ने कहा था फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, क्रोमोसोम भी अलग होते हैं। मेंडल ने कहा था वो आज़ादी से बंटते हैं और क्रोमोसोम भी ठीक वैसा ही करते हैं। ये इतनी सटीक बराबरी थी कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता था। और बस यहीं से जन्म हुआ वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत का। ये थ्योरी कहती क्या है? बहुत सीधी सी बात है कि जीन्स यानी हमारी विरासत की इकाइयां क्रोमोसोम पर खास जगहों पर मौजूद होती हैं। तो मेंडल के वो फैक्टर्स अब सिर्फ एक ख्याल नहीं थे, उन्हें अपने एक पक्का असली घर मिल गया था। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये अब भी सिर्फ एक थ्योरी थी। हाँ, एक बहुत अच्छी थ्योरी, पर थी तो थ्योरी ही। और जो लोग शक कर रहे थे उन्होंने एक बिल्कुल सही सवाल उठाया। भाई, किसी भी जीव में गुण तो हजारों होते हैं, पर क्रोमोसोम तो गिनती के होते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए अब पक्के सबूत की जरूरत थी। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है थॉमस हंट मॉर्गन की। उन्होंने ही इस रहस्य के आखिरी पन्ने को लिखने का जिम्मा उठाया। यानी इस थ्योरी के लिए वो ठोस पक्का सबूत खोजना जिसे कोई झुठला ना सके। मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुना फल मक्खी को, जिसे हम ड्रोसोफिला भी कहते हैं। और ये एक जबरदस्त चुनाव था। क्यों? क्योंकि ये मक्खियां बहुत बहुत तेजी से बच्चे पैदा करती हैं। इसका मतलब था कि वो बहुत कम समय में कई पीढ़ियों की पढ़ाई कर सकते थे। तो हजारों लाल आंखों वाली मक्खियों की भीड़ में एक दिन मॉर्गन को कुछ ऐसा दिखा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक अकेली नर मक्खी
जिसकी आंखें सफ़ेद थीं। ये एक बहुत ही दुर्लभ म्यूटेशन था और मॉर्गन को फौरन लगा कि शायद यही वो सुराग है जिसकी उन्हें तलाश थी। तो बस उन्होंने अपना सबसे ज़रूरी एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने एक सामान्य लाल आंखों वाली मादा मक्खी का क्रॉस उस अनोखी सफ़ेद आंखों वाली नर मक्खी से करवाया। अब सवाल ये था, इनकी पहली और दूसरी पीढ़ी के बच्चों की आंखों का रंग क्या होगा? पहला नतीजा तो बिल्कुल वैसा ही आया जैसा मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में आता था। F1 पीढ़ी में जितनी भी मक्खियां पैदा हुईं, सबकी आंखें लाल थीं। तो ये तो साफ हो गया कि लाल रंग वाला गुण प्रभावी है और सफ़ेद वाला अप्रभावी। यहां तक तो सब ठीक था, बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक। लेकिन F2 पीढ़ी के नतीजों में तो सबको हैरान कर दिया। सफ़ेद आंखों वाला गुण वापस आया, जरूर आया, पर एक बहुत ही अजीब पैटर्न के साथ। ये गुण सिर्फ नर मक्खियों में दिखाई दिया। एक भी मादा मक्खी की आंखें सफ़ेद नहीं थीं। और बस यही वो सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी सुराग था। यही वो कनेक्शन था जिसकी पूरी दुनिया को तलाश थी। मॉर्गन फौरन समझ गए कि आंखों का रंग सीधे सीधे मक्खी के लिंग से जुड़ा है और इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि आंखों के रंग का जीन जरूर सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम पर ही मौजूद है। ये पहला पक्का सबूत था जिसने एक खास जीन को एक खास क्रोमोसोम के साथ जोड़ा था। पहेली आखिरकार सुलझ ही गई। मॉर्गन के इस एक एक्सपेरिमेंट ने वंशानुक्रम के गुणसूत्र सिद्धांत पर मुहर लगा दी और जेनेटिक्स के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर दी। इसने बायोलॉजी के दो अलग अलग हिस्सों को, यानी सेल की पढ़ाई और जीन्स की पढ़ाई को हमेशा के लिए एक कर दिया। और इस तरह वो राज खुल गया। मेंडल के नियमों का जो असली भौतिक आधार इतने सालों से एक पहेली बना हुआ था, वो मिल चुका था, और वो थे क्रोमोसोम। मेंडल के वो ख्याली फैक्टर्स अब सिर्फ एक सोच नहीं थे, वो असल में जीन्स थे जिनका एक पक्का पता था, क्रोमोसोम पर उनका अपना घर। तो चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं कि हमने इस सफ़र में क्या क्या सीखा। पहली बात, हमने देखा कि क्रोमोसोम का वो खास डांस ही मेंडल के नियमों के पीछे का कारण है। दूसरी बात, हमने जाना कि कैसे मॉर्गन की फल मक्खियों ने यह साबित कर दिया कि जीन असल में क्रोमोसोम पर ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस एक खोज ने जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी को हमेशा के लिए एक साथ जोड़ दिया। तो आखिर ये सब आज हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, ये खोज सिर्फ इतिहास की किताब का एक पन्ना नहीं है। जेनेटिक बीमारियों को समझने से लेकर बेहतर फसलें उगाने तक और जीन थेरेपी जैसी नई तकनीकों तक, हर चीज़ की बुनियाद यही सिद्धांत है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हम जो हैं वो क्यों हैं, क्योंकि हमारी कहानी असल में हमारे क्रोमोसोम में ही तो लिखी है।